पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम अपनी हिंदी का आज का सबसे मजेदार चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाएं। और क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार मुझे बताएंगे, बताएं क्या मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है? यस और नो? रोहित, अनूप, रौनक, प्रिया सिंह, अंशिका, सागर, अदिति, पूजा, उज्जवल, वैशु, भूमिका, ऋतिक, आशुतोष, शिवम, गौरव, सृष्टि, कंचन, निक्की, सागर, वर्तिका, आशुतोष। चलो भाई, तो मेरी आवाज सभी को आ रही है अच्छे से? एक बार मुझे बता देंगे सभी बच्चे। ऑल क्लियर बा? आधी अंग्रेजी, आधी भोजपुरी। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की कक्षा को स्टार्ट करें बेटा जी। बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने व्याकरण का बहुत ही अच्छा चैप्टर और यकीन मानिएगा आपको बहुत मजा भी आएगा और आप आराम से आज के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि हमारा है रस, है ना। काव्य सौंदर्य के तत्व जो आता है हमारा सिलेबस में, उसमें हमारे रस, छंद, अलंकार, ये 3 पोर्शन आते हैं। आज की कक्षा में हम सिर्फ रस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक क्लास में एक एक चैप्टर हम कवर करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से अच्छे से समझते हुए, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सके। मेरा पीपीटी चेंजर कहाँ चला गया? हमारे घर में ना एक आतंकवादी है, आपको पता है, और मेरे स्टूडियो में उसका आतंक रहता है। मैं बहुत सारा ना मैं छुपाती फिरती रहती हूँ, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, लेकिन पता नहीं उसकी दृष्टि कैसे पड़ जाती है कि बस बचता ही नहीं है। खैर चलिए, आज ऐसे काम चलाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस और फिर हम जानेंगे रस के प्रकार और उससे संबंधित एमसीक्यूज। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम करेंगे, है ना, ठीक है। हाँ जी, नहीं चूहा नहीं है, ऐसे मत बोलो, मेरा बच्चा है वो। अच्छा, एक एक बच्चा यहाँ रोता हुआ आता है, ये क्यों? तुम लोगों को इतना रोना क्यों आता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, एक नई क्लास में आता ही है रोते हुए, हंसते हुए चेहरे लगा लिया करो, हरदम रोते हुए आ जाते हो, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? मतलब क्यूट क्यूट वाले हंसने वाले स्माइलीज लगाया करो। एक आधे बच्चे ऐसे लगा देंगे जैसे रोते रहेंगे। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार। बेसिकली हमने ये देखा था ना, एकांकी के तत्व, एकांकी समझा था। अब आप एकांकी जब पढ़ेंगे ना तो आपको एकांकी समझ में भी आ जाएगी। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे रस। हाँ, ये अच्छा है, अभी ठीक है, हंसते हुए चेहरे आ रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, तो बेटा जी, रस का मतलब होता है आनंद, मजा आ जाए। बेसिकली आप यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट में ये चीज देखे होंगे। देखो यहाँ पर कैटरीना कैफ है, ठीक है। अब वो माजा की बोतल से पता नहीं कैसे आम खा रही हैं, है ना। एडिटिंग बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन इसको खाने के बाद देखो इनकी आंखें बंद हो गई और इनको परम आनंद आ रहा। आहा, इतना मीठा आम, इतना स्वादिष्ट आम, आनंद आ रहा है ना, आ रहा है, ये आनंद इनको आ रहा है, आ रहा है। बेसिकली ऐसा ही, ऐसी सेम आनंद जब हमें कोई कविता सुनते हुए आए तो उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है बेटा। उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखो, फील करना बेटा, आज का चैप्टर पूरी फीलिंग्स पर है, अच्छे से फील करना। जैसे इन मैडम को देखो, ये मैडम जो है इनको फील ले रही है, एकदम पूरा आम को जब खा रही है तो फील ले रही है बढ़िया तरीके से। वैसे ही जब आप कविता सुनोगे, काव्य की पंक्तियां सुनोगे और उसको आप आनंद लोगे, उसको फील करोगे, तो उसी फीलिंग को, उसी भाव को, उसी आनंद को हम
रस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जी रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। बस सिंपल सा चीज। चले आगे बढ़े, चलो भाई। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति मतलब फीलिंग, है ना, जब हमें कोई भी चीज देखते, सुनते या पढ़ते समय उस आनंद की फीलिंग आती है, अनुभूति आती है, उसी को हम रस कहते हैं। रस के कारण कविता का पठन, कविता को पढ़ते समय, श्रवण सुनते समय और नाटक के अभिनय को देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। ठीक है, और आपको पता है बेटा काव्य का यानी कविता का राजा किसे कहा जाता है? तो वो रस को कहा जाता है। क्योंकि बेसिकली सीधी सी बात है, जैसे आप बचपन में थे, बचपन में आप अभी भी बचपन में ही हो, लेकिन हालांकि छोटे से और थोड़े छोटे थे तो उसकी बात कर रही हो। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे अभी ना कुछ टाइम पहले हमारा एक इवेंट हुआ था और हमसे ना पान खिलाकर बुलवाया गया था, जिसमें मैडम पूरा प्रयास कर रही थी और मुझको ना अंग्रेजी के शब्द दे दिए गए थे और अंग्रेजी की जो राइटिंग लिखा था वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कहा ना 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 ऐसा तो नहीं है मैडम, लिप लॉकिंग जो कहा जाता है ना बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, पर वो वाला बहुत खतरनाक था, पान खिला के करा रहे थे। बट क्या था, आप लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा, चंदू के चाचा को चंदू को चाची ने चांदनी रात में चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, या फिर एक ऊंट ऊंचा एक पूछ ऊंट, ये वाला लाइन मैं कभी नहीं बोल पाती थी, सबसे खतरनाक होता था। एक ऊंट ऊंचा एक ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऐसे करके था। या कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे ऐसे आप लोगों ने बोला होगा। या फिर पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये वाले इजी वाले हालांकि तो, लेकिन आपने बहुत ज्यादा बार ये सारी चीजें करी होंगी, बोली होंगी, है ना। एक मिनट तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए ना शांत करो, नहीं तो आपस में कुछ बातें करने वाले भी हैं, तो मुझे सुनो, सिर्फ आज मुझे सुनो बस, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीजें बोली होंगी और इसको बोलते समय आपको मजा आया होगा या बुलवाते समय मजा आता होगा। पता है क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर राइम्स होते हैं, लय बनता है, तुक बनता है और इसको सुनने से मजा आता है। उसी तरीके से जब आप कोई कविता सुनते हैं, कविता सुनने में क्यों मजा आएगा? अब एक बात बताओ आपको, मैं हालांकि दिनकर जी बहुत बड़े महाकवि रहे हैं, मैं दिनकर जी की कोई कविता बहुत शुद्ध हिंदी में आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप ऐसे सुनोगे, अगर अर्थ ना पता हो तो आराम से ऐसे सुनोगे। लेकिन यही कुमार विश्वास जी की पंक्तियां सुनाने लग जाऊं, है ना, कि तू मुझसे दूर ऐसी है कि मैं तुझसे दूर ऐसा हूं, कि मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल समझता है। आपने ऐसी पंक्तियां उनकी सुनी होंगी, सुनी है? हाँ, कि धरती की बेचैनी केवल बादल समझता है, ये वाली पंक्तियां सुनी होंगी आपने। हाँ, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर ऐसा हूँ कि मुझसे दूर ऐसी है, कि मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल समझता है। ऐसी कुछ पंक्तियां होंगी, इसका सुनकर तुमको बड़ा मजा आया होगा ना। लेकिन अगर मैं तुमको ये सुनाऊं दिनकर जी की, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन मांद मुझे। अब आप कहोगे मैडम नहीं ये दीवाना वाली पंक्तियां ज्यादा अच्छी लग रही है ना। तो जब हम किसी पंक्ति का फील करते हैं, है ना, जब हमें फीलिंग आती है तो ही तो उसमें मजा आएगा, और मजा आ गया इट मीन्स उस काव्य का काम पूरा हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूं? इसलिए जब हम कोई कविता सुनते हैं और उसको सुनने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फीलिंग्स, भाव। अगर वो ही नहीं आपके अंदर आया तो कविता बेकार है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? यस और नो? बात समझ में आई?
बात समझ में आई? हाँ ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, ये ना मेरे गाने पर मत जाना, मुझे गाना गाना नहीं आता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो तो मैं आपको सब समझाने के लिए गा दे रही हूँ। मेरे राग और लय पर बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है? मैं एकदम, अगर कोई बहुत अच्छी कवित्री होंगी और राग में, तो मैं उसकी वो उल्टी हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है या प्राण तत्व कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है बेटा जी? तो भाई रस को कहा जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य में मिलने वाली आनंद की अनुभूति। अब कंफ्यूज हो सकते हो आप दो में, ठीक है? आप सही उत्तर देना, मैंने आपको जो बताया है। अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी। आवाज सॉरी, क्लास रुक रही है क्या बेटा? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे, क्या मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है या वीडियो रुक रही है किसी की? ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए, एक बार आप लोग प्लीज मुझे बताएं बच्चा। नो नो, एक बार ना बच्चा क्लास को रिफ्रेश कर लो, जिन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे नो लिख रहे हैं, इट मींस नहीं हो रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है? चलिए, तो यहां पर हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति। देखो साहित्य में रस का क्या अर्थ है? अब मुझे पता था आप में से बहुत सारे बच्चे रस का आनंद लिखेंगे, बेटा रस का आनंद नहीं होगा, रस से मिलने वाली आनंद की अनुभूति, फीलिंग्स। मैं बार बार आपको फीलिंग्स पर जोर दे रही हूं, है ना? तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट, 51%। मुझे पता था ये होने वाला है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में से उठा कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन में गलत करोगे, लेकिन अब मत करना। आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए आपको, ठीक है? चलो अच्छा, लास्ट जिस दिन हमारा आखिरी दिन होगा ना, उस दिन हम करेंगे। अभी मैं दिखा दूंगी, अभी पढ़ लेते हैं बेटा। चलो अभी ओके है, आगे बढ़े, ठीक है? आपको थोड़ी देर के लिए शांत कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। रस के बेटा 4 अंग होते हैं। अभी हमने रस का अर्थ जाना, अब हम जानेंगे कि रस के अंग क्या क्या होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। पहले आता है हमारा स्थाई भाव, पहले आता है हमारा स्थाई भाव, दूसरा आता है हमारा विभाव, फिर आता है हमारा अनुभाव, और फिर आता है हमारा संचारी भाव, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर हम इन चारों को एक बार मैं आपको मोटा मोटा समझाती हूं, फिर हम डिटेल में समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, हमारे मन में एक परमानेंट भाव रहता ही रहता है। जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं तो हम तुरंत वो भाव एक्सप्रेस कर देते हैं। मान लो अचानक से क्लास चल रही है और क्लास चलते चलते अचानक से कोई चीज आपके स्क्रीन पर डरावनी सी आ जाए, आप धक से हो जाओगे, डर जाओगे। वो आप चाहते थे डरना? नहीं, विद इन सेकेंड हो गया। आपके माइंड को इतनी जल्दी से वो क्लिक करेगा क्योंकि आपके अंदर से वो पहले से इमोशंस हैं, ठीक है? या फिर आपने कोई लड़ाई देखी, ठीक है? मान लीजिए किसी ने आपको भला बुरा कहा और आपके अंदर इंस्टेंट गुस्सा आ गया, ताड़ाक से जाकर एक चपाट लगा दिया, ठीक है? तो वो गुस्सा आया, क्रोध, भय, प्रेम, ठीक है, चिंता, जो मन में भाव ऑलरेडी है, स्थायी है, परमानेंट है। जब हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं, वो देखते ही समय वो तुरंत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है? आप बताना। जैसे मैं ये वाला गाना गाऊं, मुझे ना गाने नहीं आते, एक तो लिरिक्स नहीं याद होते, फिर भी कोशिश करती हूँ। कोई प्रेम गीत बता दो, तुम लोग इतने वैसे गाते रहते हो। चलो ठीक है, ऐसे ही गा देती हूँ।
जैसे वाला गाना है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अब इसमें आपके दिमाग में तुरंत गया, यह नायिका की सुंदरता का वर्णन है, गया प्रेम की बात आई। अब तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुमकिन नामुमकिन, है ना। अगर मैं ये वाला गाना, या ऐसे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, तो आपके मन में तुरंत कैसा भाव आ गया, इंस्टेंट चेंज हुआ कि मैम अभी रोने वाली बात है, ब्रेकअप की बात हो रही है, तो रोना आ गया, आ गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर ये भाव ऑटोमेटिकली है। बस जैसी कोई चीज गा रहा है, बोल रहा है, और आपके अंदर वो भाव आ जा रहा है, उसी को हम स्थायी भाव यानी परमानेंट भाव कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? फिर मैं आगे बढ़ूं, बोलो बात समझ में आई? यस और नो बताओ, जल्दी बताओ। स्थायी भाव समझ में आया कि जिसमें हमारे मन में जो भाव पहले से परमानेंट हो, ठीक है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। इसके बाद आता है विभाव। विभाव का मतलब होता है बेटा कारण, ठीक है, विभाव का मतलब होता है कारण। कारण मतलब कोई चीज हमने देखी, जैसे मैंने भी गाना गाया कि ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, तो जो नायिका है ना, वो इतनी सुंदर है, उस कारण से मैंने ये गाना गाया, या उस कारण से मेरे मन में भाव आया, ठीक है। एक नायिका की सुंदरता के कारण मेरे मन में भाव आया, वो कारण है ना, तो उसी को हम विभाव कहते हैं। अभी और अच्छे से समझेंगे। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है कि अब हमने कोई चीज देख ली, देखने के बाद मन में भाव आ गया, उस भाव को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, रो कर, हंस कर, गुस्सा करके, शर्मा कर। तो जो हम भाव प्रकट करते हैं अपने चेहरे से, हाथ से, मुंह से, उसको हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब होता है जो संचार करते रहते हैं। संचार मतलब पल में हंसना, पल में रोना, पल में गाना, पल में मतलब विद इन सेकंड बदल जाए। जैसे अभी मैं कहूं हर्ष तो हंसना, मैं कहूं दुख, रोना, भय, डरना, तो ये सभी भाव संचार करते रहते हैं, उसको हम संचारी भाव कहते हैं। अब इसी को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। देखो बेटा, व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव दोनों ही कहते हैं, तो ये दोनों चीज याद रखना। अब यहां पर हम विभाव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, ठीक है। आलंबन भी हमारा दो प्रकार का होता है, आशय आलंबन और विषय आलंबन। बहुत आसान है, अभी आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। अनुभाव की बात करें तो वो सात्विक होता है, कायिक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है। ये मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। चलो, रस के कितने अंग होते हैं, फटाफट से आंसर करो। अर्पित, अपनी माता जी को एक बार बुलाओ कक्षा में, वो तुम्हारी जान जरूर बनवा देंगी अच्छे से। और ना हो तो हो सके तो पिताजी को एक बार बुला दो कक्षा में। बोलो, बुलाए? आज तुम्हारे वीडियो कॉल करते और पिताजी से बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि भैया आपके जो सुपुत्र हैं वो कक्षा में अपनी जान को ढूंढ रहे हैं, तो कृपया करके इनकी जान से इनको मिलवा दीजिए आप। बोलो, ब्लॉक कर दिए जाओगे, बहुत बच्चे ब्लॉक हो गए हैं, फिर ना डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। 4, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 83.26%। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थायी भाव को समझते हैं अभी हम, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। एंड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जैसी परिस्थिति हुई
अपने आप उत्पन्न हो गए। स्थायी भाव प्रधान भाव होते हैं, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हुए भाव होते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप रामचरितमानस सुने, या रामचरितमानस के बारे में आपको पता होगा कि पूरी रामायण के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे पात्र है। उसमें लक्ष्मण है, उसमें उर्मिला है, उसमें दशरथ है, उसमें जानकी है, उसमें हनुमान जी है, उसमें सुग्रीव है, उनमें रावण है, उसमें विभीषण है। बहुत सारे पात्र हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी भी है। लेकिन आप जब पूरे रामचरितमानस की बात करते हैं तो उसमें एक कहानी सबसे ज्यादा वर्चस्वशाली है, वो है राम की कथा, है। श्री राम जी की मर्यादा के बारे में बताया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर सीता जी के बारे में नहीं वर्णन है, या हनुमान जी के बारे में वर्णन नहीं है, या लक्ष्मण जी के बारे में वर्णन नहीं, सबके बारे में वर्णन है। लेकिन पूरा एक प्रधान भाव कौन रखे हैं? श्री राम जी, मर्यादा, उनकी मर्यादा दिखाई गई है ना। तो इसी तरीके से जब आप कोई मूवी देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मूवी उठा लीजिए, जैसे अभी हम बात करें बॉर्डर मूवी की, ठीक है। बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें पूरी मूवी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर देशभक्ति दिखाई गई है। लेकिन क्या पूरी मूवी के अंदर देशभक्ति है? कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग भी आई होंगी, है ना। तो उसी में क्या होता है कि स्थिति के अनुसार उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं, और इसमें जो डोमिनेट करता है, जो सबसे ज्यादा भाव डोमिनेट करता है, वर्चस्वशाली होता है, उसी को हम प्रधान भाव कहते हैं। और स्थायी भाव प्रधान होते हैं। मतलब जब आप खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, अगर ये पंक्तियां सुन रहे हैं या कोई वीर रस की कविता सुन रहे हैं तो उसके अंदर वीर रस सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन छुटपुट उसमें संचारी भाव भी आते हैं। ठीक है, चलिए। तो श्रृंगार रस सबसे पहले आता है। श्रृंगार रस आपके लिए बहुत प्रिय है, प्रेम रस, है ना, प्रेम की बात कही जाएगी इसमें। तो प्रेम भाव है, उसका स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब होता है बेटा प्रेम, ठीक है। अच्छा, श्रृंगार में भी दो होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग, ठीक है। संयोग का मतलब होता है नायक नायिका का मिलन, और वियोग का मतलब होता है नायक नायिका का अलग हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, ठीक है। आज वाला ब्रेकअप नहीं, वो अलग टाइप का ब्रेकअप होता था, मतलब उसके अंदर फिर वो किसी और से प्रेम नहीं करते थे, फिर उनकी जान ही निकल जाती थी, ऐसा वाला केस होता था। इसके बाद आता है हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास होता है, ये आपको याद करना है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। भयानक का भय होता है। रौद्र का क्रोध होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल्य रति, और भक्ति का भक्ति रति या अनुराग रति, दोनों ही कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखो, ये रहे सारे भाव, आप इससे ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर नायक नायिका का प्रेम श्रृंगार है ना, ये रो रहा है करके करुण रस है, दुख हो रहा है, ये अद्भुत है देखने में। अरे भैया इसको क्या हो गया, अद्भुत लग रहे हैं, है ना। विभत्स डर लग रहा है ना, इसको क्या लग रहा है। विभत्स में मतलब क्या होता है, डर भी नहीं कहेंगे हम, घृणा कहेंगे, घिन कहेंगे। मान लीजिए आपने कोई युद्ध का सीन देख लिया जिसमें खून बह रहा हो, हड्डियां फैली हो, है ना, या जैसे भगवान न करे ऐसी स्थिति हमें देखनी पड़ जाए, लेकिन हमने ऐसी स्थिति देखी अभी कुछ टाइम पहले। प्लेन क्रैश हुआ था और उसके अंदर से जब डेड बॉडीज को निकाला गया, वो स्थिति हम देख नहीं सकते थे अपनी आंखों से, उन्होंने तो सही है फिलहाल। तो वो स्थिति कैसी थी, विभत्स थी, नहीं देखा जा सकता था, है ना, वो विभत्स रस में आएगा। इसके बाद वात्सल्य मतलब जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम कर रही है ना, हास्य रस, दया हंसती रहती है हरदम। वीर रस वीरता की बात है। रौद्र रस, देखो भैया ये गुस्सा आ गए हैं एकदम संसद भवन में। इसके बाद भयानक रस, शांत रस, शांत की बात करते थे कौन, महात्मा बुद्ध जी। और भक्ति रस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है रसों की संख्या से प्रश्न, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इससे जरूर आप याद करेंगे। देखो ऐसे तो अगर आपसे पूछा जाए कि रसों की उत्पत्ति कहां से हुई या रस के बारे में हमें किसने पढ़ाया, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें रसों का ज्ञान मिलता है। और भरत मुनि ने केवल 8 रसों के बारे में बताया था, केवल 8 रस। पता है कौन कौन से, अभी बताती हूँ। ये देखो, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई थी। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। शांत रस को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। भरत मुनि ने केवल इतने ही रसों को करा था, क्योंकि शांत की बात तो बुद्ध जी के बाद आई,
है ना। तो इसके बाद फिर कुछ और कवि आए, यानी आधुनिक कवि, सॉरी प्राचीन कवि। जो प्राचीन कवि थे यानी काव्य शास्त्र जिन्होंने लिखा, उन्होंने एक रस को और जोड़ा, वो था शांत रस। कौन सा था बेटा? शांत रस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8। आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 9। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप 11 बताएंगे, क्योंकि तब 2 रस और जोड़ दिए गए थे, वात्सल्य और भक्ति। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो रसों की संख्या से है, अगर आपसे स्थाई भाव पूछे जाए कि स्थाई भाव कितने होते हैं, तो आप सिर्फ 9 लिख कर आना। स्थाई भाव 9 ही है। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका रति है ना, रति, एक सेकंड में बताती हूं। ये जो रति है, रति, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आप ऐसे गिनेंगे तो 9 ही है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको फिर से समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, कमेंट्स में लिखते चलना, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे, बताओ कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आप लिखोगे 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। आपसे यदि ये पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 8। आपसे यदि पूछा जाए प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11। कुल रसों की संख्या कितनी है? 11। क्लियर है? बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो मैं आगे बढ़ूं। बेटा रस पढ़ रहे हो ना, फिर अलंकार का भी नंबर आएगा, फिर छंद का भी नंबर आएगा। जो पढ़ा रहे हो पहले उस पर तो ध्यान दे लो। मतलब जो पढ़ा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले दूसरा चैप्टर करा दो। हाँ, क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? फिर से बोल रही हूं, अगर आपसे पूछे कि स्थायी भाव कितने हैं, परमानेंट वाले भाव, तो कितने हो गए? 9 होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे रस कितने हैं, रस जो अब हम पूरा मेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, रस कितने हैं, तो वो 11 है, कुल 11 है। ठीक है। रस जो हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, वो 11 है। और रसों का 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम स्थायी भावों की संख्या अगर आपसे पूछे कि स्थायी भाव कितने होते हैं, तब आप बताएंगे कितने? 9। कितने होते हैं? 9। और अगर आपसे पूछे रस कितने होते हैं, तो 11। भरत मुनि के अनुसार 8, प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार 9, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार 11। ठीक है, इसे लिख लेना, याद कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही सारे रस मैंने यहां पर लिख कर भी दिए हैं। ठीक है, ओके। चलिए, वर्तमान रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 6, 8, 10, 11। बताओ। बेटा आप कॉपी में लिखो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनोगे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से सिर्फ सुनना है आपको। देखो, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रस का। ठीक है, आपसे अगर पूछे रस कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, तो 11। ठीक है। अगर आपसे पूछे रस के अंग बताओ, क्या बताओ? अंग। तो रस के अंग कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब वो पूछ रहा है स्थायी भावों की संख्या कितनी है। कंफ्यूजन क्या? रस तो 11 है, लेकिन वो स्थायी भाव पूछ रहा है, तो स्थायी भाव 9 होते हैं, बस सिंपल। अब इस 11 से 3 क्वेश्चन बनते हैं
रसों की संख्या से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, भरत मुनि के अनुसार तो 8 है, ठीक है। आपसे पूछेगा प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार कितने हैं, तो 9 है। 9वां रस कौन सा जोड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 9वां रस कौन सा जोड़ा गया, शांत रस था वो, ठीक है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रही हूं शांत रस। और आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक, एक सेकेंड, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार कितना है, तो 11 है। 2 रस और कौन से जोड़े गए थे, तो वात्सल्य और भक्ति। बस अभी क्लियर है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं है। रसों की संख्या पूछे तो कुल 11 है, उसमें भी वो वैरायटी करके पूछे, भरत मुनि तो 8, प्राचीन 9, आधुनिक 11, और अंग पूछे तो 4 होते हैं। स्थाई भाव कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। यही तो पढ़ा है अभी हमने, और कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट। 86.68% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप सबको क्लियर होगा, हाँ ठीक है। चलो पर डाउट ले लेती हूं मैं, ठीक है अंशिका, हाँ है मैम। आप कह रही हैं कि मैम मैंने रस की पाठ पढ़ा रहा, लेकिन मम्मी तो डॉक्टर राम कुमार जी का दुकान। मुझे ऐसा कई बार क्यों लगता है कि मैं मंगल ग्रह पर आकर पढ़ा रही हूं। ऐसा मुझे क्यों फीलिंग आता है बेटा कि मैं कभी कभी मंगल ग्रह पर आकर पढ़ा रही होती हूँ। अब ये वाला डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम आप कह रहे हैं मैम मैंने रस का पाठ पढ़ रहा हूं, लेकिन मम्मी तो डॉक्टर राम कुमार जी की दुकान। अब मैं इसका डाउट का जवाब क्या दूं, ये तो मुझे बता दो बेटा। सब इंपॉर्टेंट है जारा, सभी इंपॉर्टेंट है, तभी करा रही हूं बेटा। हाँ दिव्यांशी, अभी स्थाई भाव क्लियर होगा, अभी स्थाई भाव और भी आएंगे तो उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम उसको और अच्छे से समझेंगे। चलो अभी विभाव देख ले एक बार, चलो ठीक है। ओके सुनो, ध्यान से सुनो। अहमद बच्चा प्लीज अच्छे से एक क्वेश्चन रख लो जो तुम्हारा डाउट हो, जिसका मैं आंसर कर पाऊं बेटा, ठीक है। चलो, विभाव का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो। कारण मैंने बताया था ना, विभाव का मतलब होता है कारण। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आप आराम से बैठे हुए हैं और आप कोई चोर आ रहा है और आपका चोरी सामान चुराने के लिए दौड़ कर आ रहा है और झपट्टा मारने जा रहा है, तो ऐसे तो कहोगे नहीं ले जा ले जा ले जा ले जा, ऐसे तो कहोगे नहीं, है ना। बचाने की कोशिश करोगे, है ना, उसको थप्पड़ मारोगे, नोचोगे, खींचोगे, क्रिया दिखाओगे, है ना। तो कोई कारण देखा तभी तो क्रिया दिखा रहे हो, कोई कारण देखा तभी तो क्रिया दिखाओगे। तो उस कारण को जो आ रहा है, उस कारण को ही हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, ठीक है। अब आलंबन समझते हैं। आलंबन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आशयालंबन, विषयालंबन। अब देखो ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये भैया है, हालांकि पता नहीं कैसे, ये है भैया वर पक्ष, ठीक है। इसने कुछ अलग सा चेहरा बनाया, मतलब कुछ अच्छा चेहरा बनाता तो प्रेम भी हो जाता, पता नहीं कैसा चेहरा बनाया, लेकिन इसको बड़ा प्रेम आ रहा है। देखो लड़की को बड़ा प्रेम आ रहा है इस पर, अरे ना, इसको बड़ा प्रेम, वो चेहरे से लग रहा है मस्त लग रहे हो, ठीक है। तो इसको बड़ा प्रेम आ रहा है। अब ये क्या है, ये विषय है, ये क्या बन गया, विषय। इसको देखकर इसके मन में प्रेम आ रहा है, इसको देखकर इसके मन में प्रेम आ रहा है, तो ये क्या है, आश्रयलंबन। आश्रय कौन होता है, जिसके मन में प्रेम आए, ठीक है। और विषय क्या होता है, जिसको देखकर प्रेम आए। सीधी सी बात है, अगर राधा कृष्ण को ले लो, राधा की सुंदरता को देखकर कृष्ण मंत्रमुग्ध हो जाए, तो राधा क्या है, विषय है, और कृष्ण कौन है,
कृष्ण कौन है? आपके आश्रय हैं। जिसके मन में भाव आए वो आश्रय है, जिसके लिए भाव आए वो विषय है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बताओ, बोलो जल्दी बोलो, बात समझ में आई? देखो, ये इस सबसे क्वेश्चंस तो नहीं आते एग्जाम में, ये 10th के लिए आपको हेल्प करेगा। 10th में कभी कभी विषय आलंबन ये सब पूछा जाता है, और आपका चैप्टर तभी क्लियर होगा जब आपको इनके बारे में पता होगा। ठीक है? क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरे मन में भाव आ रहा है किसी को देखकर, अरे भैया बहुत मस्त लग रहा है, तो मैं आश्रय आलंबन हूं, और जिसके लिए आ रहा है वो विषय आलंबन है। मान लो मैंने ये पेन देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है, अरे वाह कितना सुंदर पेन है, तो मेरा मन क्या है? आश्रय आलंबन, और ये क्या है? विषय आलंबन। सिंपल। ठीक है? चलो, तो भाई जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो आश्रयालंबन है, जिसके कारण भाव उत्पन्न हो उसे विषयालंबन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो आप आश्रयालंबन होंगे, और जिसके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है वो विषयालंबन होगा। ठीक है? ठीक बा? चलो, इसके बाद आता है उद्दीपन भाव। उद्दीपन भाव क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। जिन व्यक्ति, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन भाव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ध्यान से सुनिएगा, ये होता क्या है, ये इसको देख रही है, देखकर इसके मन में भाव आया, अब इसने क्या किया? प्रतिक्रिया दे रही है, शर्माने वाली है, ऐसे दे रही है, तो ये जब प्रतिक्रिया दे रही है इसी को हम उद्दीपन कहेंगे। बेसिकली जब हम अपने चेहरे से जो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं उसको हम किस में रखेंगे? उद्दीपन में। ठीक है? चलो, करुण रस, जैसे हम एक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, क्या होगा? सड़क पर रोता हुआ बच्चा देखा तो हमारे मन में भाव आया, किसी रोते हुए बच्चे को देखा, मन में भाव आ गया। या मान लो कि मान लीजिए एक चंचल बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, और वो क्या कर रहा है कि शैतानी कर रहा है, बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, और आपको बहुत प्रेम आ रहा है। ठीक है? वो आपको हंसा रहा है। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते नहीं है कि ऐसे ऐसे करके हंसाते हैं, फिर बोलते हैं पापा पापा, आपको उस पर प्रेम आ रहा है। तो वो जो क्रिया कर रहा है ना बच्चा, वो जो क्रिया कर रहा है, बेसिकली वो जो एक्टिंग कर रहा है, उसी चीज को हम उद्दीपन कहते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है? समझ में आया? चल, अब आ जाता है अनुभव। अनुभव मतलब होता है कि हमारे मन में ये सारी चीजें हो गई, मतलब हमने कोई चीज देखा, देखकर हमारे मन में भाव आया, भाव आ गया, हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू करी। अब ये प्रतिक्रिया हम अपने मुंह, आंख, नाक से देंगे, है ना? गुस्सा आया, अगर प्रसन्नता आ रही है तो हे हंसने लग जाएंगे, है ना? मतलब वीरता की बात आ रही है, चलो युद्ध करें, तो उत्साह की बात आ रही है। तो जब हम जो प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, प्रतिक्रिया मतलब होता है सामने से हम जो एक्शन कर रहे होते हैं, उसी चीज को हम किस में रखते हैं? अनुभव में। और ये किससे होते हैं? चेहरे से। जैसे सात्विक हो गए, कायिक हो गए, वाचिक हो गए, आर्य हो गए। सात्विक मतलब जो स्वतः प्रकट हो जाते हैं, कायिक मतलब जो इतना डिटेल में नहीं आएगा, सब सुन लो। जैसे इसको देखो, इसने मुंह बनाया है, ये अनुभव है। अच्छा, नौकरी मिल गई मुझे, अरे बाप रे, ये खुश हो रहा है, ये भी अनुभव है। क्या कर रहा है तू? ठीक है, तो ये गुस्सा कर रहा है। तो जो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं बेसिकली, उसी को हम अनुभव कहते हैं। ठीक है? चलो भाई, भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन करना या प्रलाप करना, ये सब क्या होगा? ठीक है, बताना। अनुभव होगा, स्थायी भाव होगा, उद्दीपन होगा या आलंबन होगा। ठीक है? भूमि पर गिरना, बड़ाम से गिर गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया। ठीक है? इसके बाद निश्वास, ठीक है, और हाय राम ऐसे करके करना, रुदन करके रोना। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो इसे क्या कहेंगे हम? अनुभव कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे या आलंबन कहेंगे? ठीक है, अभी पढ़ा है, गलत मत करना, बताओ। ओए बेटा,
सी कैसे होगा, उद्दीपन कैसे होगा, अभी पढ़ा है तुमने। ये रहा, चेहरे से मुंह बना रहा है, ये गुस्से वाला मुंह बना रहा है, वो खुशी वाला मुंह बना रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसपे हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ देखा, हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली अनुभव कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, उद्दीपन कहलाएगा। उद्दीपन कैसे होगा, उद्दीपन क्या होता है, ध्यान से देखो, अब तुम समझना, तुम लोगों को ना एकदम सिंपल बताती हूं। देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए ने इसको आंख मारी, ये खुश हो गई, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसने इसको आंख मारी, ये खुश हो गई, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इसको देखकर, ठीक है, इसको देखकर इसके मन में भाव आया, तो पहले तो ये विषय हो गया, और ये क्या हो गया, आश्रय हो गया। ये समझ में आ गया। अब इसने आंख मारी, ये जो आंख मारी है ना, आंख मारना, आंख मारना, ये उद्दीपन कहलाएगा। इसके आंख मारने पर इसको गुस्सा आ गया, नहीं चलो प्रेम आ गया, ठीक है, ये हंस दी। जब इसने हंसा, ये हंस दी, तो ये क्या कहलाया, अनुभव कहलाया। अब समझ में आया, अब समझ में आया है। नोट्स सार्थक बेटा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे बनाने हैं। अब समझ में आया, क्लियर है कि भाई अनुभव कब होता है और उद्दीपन कब होता है। चलो अब गड़बड़ मत करना, आगे आ जाओ। अब आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव जो बदलते रहते हैं, संचार होते रहते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 35 लगभग 33 होते हैं, ठीक है। निर्वेद, श्रम, उग्रता, स्वप्न, मरण, निद्रा, उन्माद, मति, लज्जा, विषाद, ग्लानि, आवेग, मद, मोह, अपस्मार, आलस्य, अविद्या, शंका, व्याधि, हर्ष, घृति, चिंता। ये याद नहीं करना, सिर्फ सुन लो बस। दैन्य, जड़ता, विबोध, गर्व, अमर्ष, औत्सुकता, उत्सुकता, स्मृति, स्त्राण, असूया, चपलता, वितर्क। ठीक है, ये संचार करते रहने वाले भाव होते हैं। मन में संचारित होने वाले छोटे छोटे भावों को क्या कहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताऊं बेटा, एग्जाम में ना बहुत सिंपल सिंपल सा आएगा, कुछ मुश्किल नहीं आएगा, इसलिए परेशान मत होना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे सिंपल सिंपल से। और ना इससे भी इतना डरना मत कि मैम विभाव अनुभाव में अभी भी कंफ्यूजन है। सिर्फ इतना याद रखना, 4 चीजें, स्थायी भाव जो परमानेंट भाव होते हैं, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना आप कर लोगे। स्थायी भाव जो परमानेंट हमारे मन में भाव पहले से होते हैं, पहले से रहते हैं। दूसरा विभाव, यानी कोई चीज जो हमने देखी, जो कारण है, जिस कारण से हमारे मन में भाव आया, वो कारण को हम विभाव कहते हैं। अनुभाव मतलब जो हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमने कुछ देखा, देखकर हम हंसे, रोए, गुस्सा किए, उसको हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है। संचारी भाव जो सेकंड्स में बदलते रहते, कभी हंसना, कभी रोना, कभी चिंता, कभी गुस्सा, ठीक है, वो संचारी भाव है। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, इतना डिटेल में सिर्फ पढ़ाया है समझने के लिए। ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाएगा संचारी भाव, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट, 60.53%। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या कितनी निश्चित करी है, 36, 34, 33, 32। अभी मैंने बताया था, बताओ। सत्यम, ब्लॉक करा देते हैं बेटा तुमको, तुम्हारी सारी रिश्तेदारी अब खत्म हो जाएगी यहीं पर। ठीक है, रुको।
ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए 8159, वेरी गुड। चलिए अब हमारे सिलेबस में केवल दो ही रस आएंगे, केवल दो ही रस आएंगे, एक श्रृंगार रस और एक हमारा आएगा वीर रस। सब इन्हीं दो को पढ़ना है। बाकी बेटा एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था और मैं आपको ध्यान से बता दूं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वो किससे आते हैं, इससे आएंगे। लास्ट में वो क्वेश्चंस भी मैं लिखवा दूंगी, इससे आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लिखेंगे रति। आपसे पूछा जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। आपसे पूछा जाएगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध। आपसे पूछा जाएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे अद्भुत तो उसमें आ जाता है, हाँ विस्मय, ठीक है, या आश्चर्य या विस्मय। आपसे पूछा जाएगा शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद। आपसे पूछा जा सकता है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे उत्साह, ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति वात्सल्य या अनुराग रति। और आपसे पूछा जा सकता है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव, तो वात्सल्य रति। तो बेसिकली आपको ये याद करने हैं, इससे यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब श्रृंगार रस देखो, पहले तो यहां श्रृंगार गलत लिखा है, ये ऐसे आएगा। हाँ, श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, नायक नायिका के प्रेम। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। एक होता है बेटा संयोग और एक होता है वियोग। आपकी भाषा में, हालांकि मैं सब समझाने के लिए बता रही हूं, सिर्फ समझाने के लिए, पर संयोग वियोग का ना कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। जैसे आज आप इसे ब्रेकअप पैचअप कह सकते हो, लेकिन ऐसा था नहीं। पहले का संयोग मतलब जब नायक नायिका बहुत ज्यादा मन से प्रेम करते थे, और वियोग का मतलब किसी कारणवश वो अलग हो गए और वो जिंदगी भर अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और से प्रेम कर लिया या किसी और से शादी कर ली, ऐसा नहीं। वो तड़प होती थी, है ना, कि नहीं मुझे वो मिलना है, मुझे मिलना है। वो परमात्मा से भी हो सकता था, ठीक है। वो परमात्मा नायक नायिका से भी हो सकता है और एक भक्त का अपने परमात्मा से भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर किसी से जब बिछुड़न हो तो वो भी वियोग में आता है। चलिए आप समझते हैं इसको। नायक नायिका के सुंदरता या प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसपति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि रसों का राजा या रसपति किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां यानी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दो अलग अलग समझा रही हूं। यहां पर देखो नायक नायिका का मिलन है और यहां पर नायक नायिका का बिछुड़न है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, संयोग और वियोग है। अब इनकी पंक्तियां समझते हैं। जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तब संयोग श्रृंगार होता है। इसमें प्रेमी जन आनंदमय मिलन, वार्तालाप, दर्शन यानी देखना, स्पर्श, छूना या आलिंगन मतलब गले लगाना आदि का वर्णन होता है। और वियोग में जहां नायक नायिका के परस्पर प्रबल प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम हो, ठीक है, लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, है ना। वीर और ज़ारा मूवी देखी होगी। वीर एकदम ज़ारा के लिए पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ जेल में थे, और ज़ारा अपने घर वालों को छोड़कर भारत में थी, ठीक है, और किसी और से प्रेम ही नहीं किया कभी, है कि नहीं। तो वो वाला प्रेम होता है वियोग। चलो आप समझते हैं। पंक्तियां लेते जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनना ये सारी पंक्तियां। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नहीं जाए। अब यहां पर पंक्तियां में क्या होता है कि जो राधिका होती है यानी राधा रानी होती हैं, वो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं और श्री कृष्ण अपनी भौहें मतलब पूछते हैं कि तुमने मेरी मुरली चुराई है,
तो वो अपने कंधों को उचका के, बाहों को उठा के कहती है मैं तो नहीं जानती। ठीक है, तो इसमें क्या है, नायक नायिका का प्रेम का वर्णन है। कृष्ण वंशी खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं और गोपियों से वंशी के बारे में पूछते हैं तो गोपियां झूठी सौगंध खाकर कहती हैं, जैसे यहाँ गोपियां राधा के लिए आए, उन्हें वंशी के बारे में कुछ पता नहीं, साथ ही साथ वे बाहों से संकेत में मुस्कुराती भी जाती है। कृष्ण को लगता है कि वंशी उन्होंने ही चुराई है। एक तरफ इधर देखो, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। यानी कि हम पर वर्षा, पावस ऋतु मतलब हम पर वर्षा ऋतु तब से सवार है जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। कहाँ? मथुरा चले गए हैं, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए, तब से गोपियां उनके वियोग में रो रही हैं, तड़प रही हैं। ठीक है, तो वो वियोग रस में आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। वर जीते सर मैन को ऐसे देख नैन, हरनी को नैनन ते हरे नीके ए नैन। ठीक है, यहाँ पर नायक नायिका की नैनों की बात करी जा रही है, यानी सुंदरता, मिलने और मिलाने की बात हो रही है। हिय हर्षे बरसे सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां बंधु दोई, जहि तहि परमानंद। यानी कि हिय मतलब हृदय खुश हो रहा है, वर्षा बरस रही है और आंखें आपस में मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि जब ये प्रेम मिल रहा हो, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से जब प्रेम कर रहे हो तो परमानंद की प्राप्ति हो रही हो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, लता ओढ़ सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखो ये अलग अलग पंक्तियां, मोर मुकुट यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है और मछली के आकार के उन्होंने कुंडल पहन रखे हैं और लाल रंग का तिलक लगा रखा है, तो इसमें नायक की सुंदरता है, तो भी प्रेम रस है। ठीक है, लता ओट यानी लता की ओट में सखियां छुप गई हैं, यानी दिखते हुए, और किसको देख रही हैं कि किशोर के गौरे और श्यामल दोनों रंग को देखकर खुश हो रही हैं। देख रूप लोचन ललचाए, हर्षे जनु निज निधि पहनावे पहचाने। इसमें भी प्रेम है, यानी आंखों के मिलने की बात कही गई है। राम का रूप निहारत जानकी, यानी राम के रूप को देखकर जानकी कंगन के नग की परछाई, और उनके कंगन के नग की जो परछाई है, याते सबे सुध भूल गई, करटे करही पलटारत नाही। यानी उनको जब उनके कंगन के नगों पर उनकी छवि पड़ती है तो इतनी सुंदर लगती है, और वो उसी को देख देख कर निहार रही हो, जैसे सुध बुध भूल गई है, सब कुछ भूल गई है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब पंक्तियों में एक नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, आगे अब आ जाता है वियोग वाला। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ राम जी सीता जी से के लिए पूछते हैं खग से, यानी पक्षियों से, हिरण से, कि हे खग हे मृग, तुमने क्या मेरी मृग नैनी यानी मेरी सीता को देखा है। ठीक है, तो इसमें अब वियोग की बात है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाई, ऊधो मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। यहाँ जो श्री कृष्ण है वो अपने फ्रेंड से बोल रहे होते, ऊधो से। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए, ये इसी के साथ है पंक्तियां, यानी वृंदावन के गोकुल गांव और घने कुंजों की छाया मैं नहीं भूल पा रहा हूं। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। यानी यहाँ पर एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए कह रही है कि मेरा प्रियतम कहाँ है, उसी को मैं ढूंढ रही हूं। ठीक है, तो वियोग रस है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखी नहीं मानती हैं। यानी जब तक तुमको मैं देख ना लूं तब तक मेरी अखियां दुख में डूब रही हैं, और जब तक तुमको देख ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, यानी ब्रज के जो वासी हैं वो कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। बिन गोपाल उगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे, नंद यशोदा मारत जोवत निसदिन सांझ सकारे, चौदिस कान्हा कान्हा कहीं टेरत असुवन बहत पनारे। यानी यहाँ पर माँ यशोदा अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं, याद कर रही हैं, वियोग में उनके भी करीब। वैसे इसको ना हम यहाँ नहीं रखेंगे, ये तो वात्सल्य में चला जाएगा, यहां तक आप रखिएगा, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, ये वात्सल्य में जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो श्रृंगार रस के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे।
एक मिनट बेटा, अंशिका डाउट बताती हूँ। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, यानी श्रृंगार प्रेम की बात हो रही है तो दो है, कौन कौन से हैं बताएंगे आप लोग? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे। 83%। ओके बेटा, ये बुक का चैप्टर नहीं है शिवांशी, ये व्याकरण का चैप्टर है, ठीक है। व्याकरण भी आता है, काव्य सौंदर्य के तत्व हमारे सिलेबस में है, रस चैप्टर है। मैम वियोग और संयोग का एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है? नहीं प्रियांशु, एग्जाम्पल लिखने को लिए नहीं आएगा, वो पंक्तियां देगा और आपको पहचानना होगा, ठीक है। अभी मैं उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगी, वो आपको ऐसे दे देगा, निस दिन बरसत नैन हमारे जब ते श्याम सिधारे, इस पंक्तियों में कौन सा रस है, ऐसे दे देगा, आपको पहचानना है। तो क्या है? वियोग श्रृंगार रस है, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने इतनी सारी पंक्तियां कराई, ये पंक्तियां कर ली सफिशिएंट है, इन्हीं पंक्तियों से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ ज़ारा, मैं इंपॉर्टेंट लिखती चल रही हूं बेटा। यहां पर अंजलि क्या बोला था कि जब भी हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कोई भी चीज हमने देखी, किसी से हमको प्रेम हुआ, या सामने वाला हमको प्रेम दिखा रहा है बेसिकली, या गुस्सा दिखा रहा है, मान लो वो हमको मारने आ रहा है, ठीक है। अब वो हमको मारने आ रहा है तो तुम मार थोड़ा ना खा लोगे, आप उसका हाथ रोकोगे। तो जब उसका आप हाथ रोक रहे हो, वो क्या है? अनुभव है, ठीक है। या मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा इमोशनल, मतलब आप कोई सीरियल देख रहे हो और सीरियल देखते वक्त आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो, तो जो आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो क्या है? अनुभव है, ठीक है। जो आप रिएक्शन दे रहे हो उसी को हम अनुभव कहते हैं। भूमिका, कोर्स ए एंड बी में डिफरेंस है, ये कोर्स ए एंड बी का चैप्टर नहीं है बेटा, वो सीबीएसई का चैप्टर है, आप यूपी बोर्ड में है। ओके आज तो मैंने कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड अंशिका का ले लूं, नहीं तो फिर बोलेंगी मैडम मेरा नहीं बताए हो आप। अच्छा थैंक यू। अरे मुझे लगा डाउट था। ऐसा आता है प्रियांशु, देखना ध्यान से बेटा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब बताओ इसमें कौन सा रस हो सकता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या शांत रस? बताओ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पंक्तियां आपको दे देगा और क्वेश्चन कर लेगा। सिंपल पंक्तियां आएंगी, आप देखते ही पहचान जाओगे, बस आपको पंक्तियां एग्जाम्पल के तौर पर पता होनी चाहिए बस, ठीक है। चलो बताओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना ही कोई, जाग तन की छाया परे श्याम हरित दुति हो। ये भी पंक्तियां हैं लेकिन फिलहाल ये दूसरी है। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये पंक्तियां मीरा जी ने कही थी श्री कृष्ण के लिए। आज मुझे काहे गर्मी लग रही है इतनी। चलिए, तो इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 88.65%, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? बताओ। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस? सिया नहीं लिख पा रही हूं, ऐसा क्यों हो रहा है सिया बेटा? डाउट क्यों नहीं लिख पा रहे हो? आप लिखो, ब्लॉक तो नहीं हो गए हो? चलिए देखिए, वेरी गुड। तो किस रस को कहा जाता है रसराज? श्रृंगार रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। 71। इतना सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये कुछ ही तो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं एमसीक्यूज करा रही हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बताओ? शोक, रति, हास्य या उत्साह? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। चलो फटाफट से बताओ बेटा जी, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्या हो जाएगा बेटा? देखिए हम लोग, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट, 68.34%। ये जितने बच्चे बातें कर रहे हैं ना, ध्यान अगर क्लास में होता है ना तो ये सारी गलतियां होंगी ही नहीं। सी कैसे हो जाएगा? हास्य जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है, शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। बाकी नहीं याद था, एटलीस्ट रति का तो याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आना है, श्रृंगार रस आना ही आना है। चलो अब आ जाते हैं वीर रस पर, ठीक है। वीर रस की बात, जहां वीरता की बात हो, सीधी सी बात है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। पहला एमसीक्यू यहां से बनेगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भाई उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य करने का मन में जो उत्साह की भावना होती है, विकसित होती है, उसी को हम वीर रस कहते हैं। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर वीरता की बात हो रही है, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। और जरा देखो, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि मेरी बात मानो, अगर मुझे यमराज से भी युद्ध करना पड़ जाए तो मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा, इसमें मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। तो वीरता की बात हो रही है यहां पर। और जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिर नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी आपने महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानियां तो सुनी ही होंगी, है ना। तो यहाँ पर महाराणा जो प्रताप जी हैं उनके बारे में बात करी जा रही है कि उनका कर्तव्य और उनका जो चेतक घोड़ा था वो कितना बलशाली था। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा जब तक इस पार तब तक चेतक था उस पार। यानी बहुत बड़ी नदी आगे पड़ गई, अब राणा इस तरफ सोच ही रहे थे कि मैं उस पार जाऊं कैसे, तब तक उनके चेतक ने पूरी इतनी बड़ी लंबी नदी को पार करा दिया। ठीक है, तो इसमें किसकी बात है? वीरता की बात है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ सहसा कापे, विकल हुए जीवों के प्राण। यानी जब श्री राम जी ने धनुष उठाया और उन्होंने बाण रखा तो समुद्र कांप गए और जितने जीव थे वो हिल गए कि अब तो कुछ भयंकर हो जाएगा। रण में हाहाकार मचो तब राणा की निकली तलवार, मौत बरसा रही रणभूमि में राणा जले हृदय अंगार। यानी राणा जो थे वो क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कभी आप सुनोगे तो उसके अंदर वो भाग रहे होते हैं एकदम, मतलब अपनी जो उनके साथ गद्दारी का काम क्या होता है ना, उसको पकड़ने के लिए, भाई इसको पकड़कर मुझे मारना है। तो बाकी सबको तो मार ही रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें जो थी वो अपने गद्दार को ढूंढ रही थी, इसीलिए अंतिम में लिख रही थी राणा जले हृदय अंगार। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बालासी, आहुति सी गिरी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहाँ इनके बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही है कि आखिरी समय तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही और अपनी आहुति तक दे दी। ठीक है, और ज्वाला यानी जैसे आप बोलते हैं ना, आग की लपटों में वो अंतिम अपने आप को न्योछावर तक कर दिया, लेकिन अपना सर नहीं झुकने दिया। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वीरता की बात है। इजी था, आराम से हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? चलो बताओ, अभी हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए।
दिव्या बेटा मैं ले रही हूं डाउट, परेशान मत हो, आंसर करो। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगी जो समरी होगी इस पूरे चैप्टर की, समझ लेना, उसको पढ़ लिया वो समझ लिया तो 100% इतने से ही क्वेश्चंस बनेंगे। जो एमसीक्यूज कराएं वो तो सब कर लेना, प्लस आपको मैं शॉर्ट नोट्स में भी कुछ एमसीक्यूज दे रही हूं, वो सारे एमसीक्यूज कर लेना, प्लस डीपीपी के एमसीक्यूज कर लेना, आपका चैप्टर तैयार है। इससे बाहर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के जरूर क्वेश्चंस करना। ओके, चलिए, तो यहां पर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भाई वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ऑप्शन बी राइट होगा, 86.45%। आगे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें बताओ कौन सा रस है? भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। बेटा डाउट लूंगी, क्यों परेशान हो रहे हो मैडम? डाउट थोड़ी ना छोड़ के क्लास चली जाएंगी, डाउट अभी लूंगी, चैप्टर के क्वेश्चंस करा लो, फिर मैं डाउट भी ले लेती हूँ। और रह गई बात ना, बच्चा, बहुत सारे बच्चे जो पोल को लेकर परेशान होते हैं, बेसिकली आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होता है, इसके लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, जो कि आप लोग अगर कहीं पर बैठे हैं वहां पर कनेक्शन अच्छा नहीं है तो सही जगह बैठिए जहां पर आपका कनेक्शन अच्छा है, जहां पर आप पोल के आंसर्स कर पाए। ठीक है, चलिए, तो भाई हमारा वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 92.74%। वेरी गुड। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बस सिंपल सी बात है, इसमें भी वीर रस है। ओके, अब मैं कुछ आप लोगों को सार यानी समरी बता रही हूं, आप लोग कमेंट्स में उनके आंसर लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं सबके डाउट्स लूंगी, तो परेशान मत होना, हो सकता है जिसके डाउट आ रहे हो वो समरी में कवर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग सिर्फ अब कमेंट्स में आंसर आने चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे कितने ज्यादा आंसर करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन, रस का क्या अर्थ होता है? रस का अर्थ, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? क्या? आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। ठीक है, इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, रस के अंग तो कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तो स्थायी भाव मैं शॉर्ट में लिखूंगी बेटा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या कितनी होगी बेटा? 11। आपसे पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो 8। 9वां रस कौन सा जोड़ा गया? कमेंट्स में लिख रहे हो आप आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। 9वां रस कौन सा जोड़ा गया था? तो शांत रस। ठीक है, प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है बेटा? 9। आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार 11। दूसरा कौन, 2 रस और कौन से जुड़े थे? तो वात्सल्य और कौन सा था? भक्ति। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भाव कितने हैं? तो आप क्या बताओगे? 9। आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार रस के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन से?
संयोग और वियोग। ठीक है, ये आप लोग चाहें तो शॉर्ट नोट्स में कॉपी में लिख लेना, पूरे चैप्टर का सार यही है। ठीक है, हमने यही सब पढ़ा है आज। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। वीर रस का स्थायी भाव, कितने होते हैं, कौन सा होता है, तो उत्साह। ठीक है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मे भी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ ले, पूछता नहीं फिर भी, संचारी भावों की संख्या, तो 33। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, हाँ आपसे विभाव के भेद, तो आश्रय आलंबन, एक मिनट, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन भी हमारा 2 प्रकार का है, आश्रय और विषय। ये वाला ना इतना जितना पोर्शन है ये 10% होते हैं इसके चांसेस आने के, ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी पूछ ले तो। इसके अलावा क्या याद करने हैं आपको, सभी स्थायी भाव याद करने हैं, सभी स्थायी भाव, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ज्यादातर तो आपसे वो श्रृंगार या वीर का ही पूछेगा एग्जाम में, 98% या 90% चांसेस है कि इसी का पूछे। मैं 2 या 10% रख लेती हूँ, मान लो 10% लेकर चलती हूँ कि इससे भी क्वेश्चन पूछ ले स्थायी भावों से, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए सभी स्थायी भाव जरूर याद कर लेना। क्लियर है, बोलो क्लियर है बेटा। तो ये था आज का पूरा समरी, पूरे चैप्टर का। ये चीज आपको इस पूरे चैप्टर में याद करनी है, प्लस जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हाँ जितने भी मैंने उदाहरण कराए हैं, ठीक है, किसके, वीर रस के और आपको कराया मैंने श्रृंगार के, ये दोनों याद करना, दोनों ही क्या करने हैं आपको, याद करने हैं। ठीक है, ताकि आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस रहे, एग्जाम में अगर पंक्ति आ जाए तो भी आप कर सको। इसके अलावा मैंने जो आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स दिए हैं जो, उसको भी जरूर, उसके भी एग्जाम्पल्स याद कर लेना। ठीक है, अब लेती हूं डाउट। अब कोई डाउट बचा है किसी का, अब तो नहीं होगा, चलो फिर भी ले लेते हैं। रस का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, भरत मुनि ने करा था सगुन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। रतन बेटा, आप जब अपने उसमें आएंगे माय बैच में आने के बाद आप हिंदी के सेक्शन में आइएगा। हिंदी का जब सेक्शन आएगा तो आप देखिए ऑल कंटेंट वीडियोस ऐसा आता है ना, आप ऑल कंटेंट पर क्लिक करना। ऑल कंटेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसी में एक लेक्चर होता है, लेक्चर के प्लस साइड में लिखा होता है नोट्स, उसके साइड में होता है डीपीपी। तो नोट्स वाला जो सेक्शन है उसको क्लिक करना, नोट्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। बेटा ऐप में स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन नहीं है, इसलिए नहीं ले पाते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो याद रखने हैं बेटा। फैजान बेटा यही याद करना है। दावा रस बेटा 8वां रस जो था वो शांत रस था, बाद में 9वां रस जो था वो शांत रस जोड़ा गया, और उसके बाद में 2 और रस जुड़े थे जो था भक्ति रस और वात्सल्य रस। संचारी भाव को एग्जाम्पल कीजिए। संचारी, देखो सगुन बेटा, संचारी भाव होता है जिसमें आपका भाव संचार हो रहा है, जिसमें आपके भाव बदल रहे हैं। कई जगह पर पंक्तियां ऐसे देकर अलग अलग दे देगा,
ठीक है, आपसे ऐसा नहीं होता कि किसी पंक्ति में आपसे पूछा जाए कि इसमें संचारी भाव क्या है, नहीं, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि निर्वेद, मद, मोह, शंका, इसे कौन सा भाव कहते हैं, तो इसे संचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं, ये सारे याद करने पड़ते हैं, पर आप सिर्फ इसे पढ़ लेना। अभी तक एग्जाम में संचारी भावों के नाम से नहीं आया है, पर आप अच्छी बात है अगर कि आप ये सारे याद कर सको तो एटलीस्ट इतना याद कर लेना। जैसे असूया याद कर लेना। असूया मतलब होता है एक होता है मूर्छा, मूर्छा मतलब होता है बेहोश हो जाना, एक होता है असूया होना, एक होता है अकस्मात, एक होता है उत्सुकता, ये वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है। असूया मतलब होता है जलन, किसी से जलन का भाव रखना, ठीक है। विषाद, लज्जा, ग्लानि, ये सभी संचारी भाव है, तो ये पंक्तियों में नहीं आते हैं, ये नाम से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। प्रियांशु बेटा, पद की जितने पद आते हैं उसका अर्थ मैं इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ इसके अंदर, मैं अक्सर कई जगह पर लिखा भी हुआ है, कई जगह नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली मैं उसको आपको समझा दे रही हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। जब मैं आपको समझाती हूँ तो उसको आप सुनकर अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि पंक्तियों को मैं कहीं से उठाकर आपको कॉपी कर दे दूं कि इसका अर्थ ये होता है, वो ज्यादा बेटर नहीं है। तो सुनो, समझो कि भाई इसका अर्थ कैसे निकलेगा, ठीक है। इसी को तो हम क्लास अटेंड करोगे, यही तो सीखना है आपको बेटा। और वहां पर ना जितनी भी पंक्तियां आती हैं वहां पर किसी का अर्थ नहीं पूछेगा आपसे, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो छंद हो, किसी में अर्थ नहीं पूछता है, हमें सिर्फ पहचान करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीप्ति, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। रोहित, वो मैंने वाईटी पर पढ़ाया था, पहला चैप्टर रस नहीं था, वो सिर्फ पढ़ाया था बच्चों को, क्योंकि उस समय हम लोग एक्स्ट्रा बच्चों के लिए क्लासेस ले रहे थे, ठीक है। तो इसको आज की क्लास में मैंने ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, आज मेरा फास्ट है। चलो अभी सबका डाउट खत्म है, ठीक है। चलिए, तो अब आपका होमवर्क क्या है, गृह कार्य क्या है। मैंने आपको बताया कि स्थाई भाव याद करने हैं, सारे स्थाई भाव याद करने हैं, प्लस एमसीक्यू जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, चाहे वो डीपीपी के हो और चाहे वो शॉर्ट नोट्स के हो, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब ले लेते हैं लीडर बोर्ड। अभिनव त्रिवेदी, अनुष्का, अभिषेक, शिवांशी, अपर्णा, दीक्षा, सार्थक, खुशी, सुहानी एंड रामरूप, सॉरी, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार आप लोग मुझे बताएंगे आज का चैप्टर क्लियर है, सभी को चैप्टर क्लियर है, बताओ। शिवानी बेटा मैंने देखे तो सबके, तो ज्यादातर जितने भी आए थे मैंने सबके देख लिए हैं। तुम्हारा कहीं पर नाम ही नहीं दिख रहा है शिवानी, बताओ हम कहां से देखें तुम्हारा। कोई बात नहीं शिवानी, बाकी आपने अगर डाउट में रखा है तो डाउट का आंसर जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो कॉल आज पॉसिबल नहीं है बेटा, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे, छोटा जिस दिन चैप्टर होगा उस दिन हम लोग वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में तो नहीं है, कभी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।